हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसका हमने पहला चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया। पहला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दी थी। यदि कोई स्टूडेंट इस लेक्चर से न्यू जुड़ रहा है तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ लास्ट लेक्चर के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ। फिर जो लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो कितने टाइप का होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप का होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जब हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करी थी तो हमने बताया था कि जो प्लांट में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेल टू सेल होता है, या नियरेस्ट 2 पार्ट्स के बीच हो सकता है, या हमने बात करी थी इंटरसेलुलर स्पेस में हो सकता है, जो सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक, अब जो प्लांट के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस था वो बेसिकली 2 टाइप का होता था, एक होता था एक्टिव और एक होता था पैसिव। ठीक, पैसिव 2 टाइप का होता था, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा। और जो एक्टिव था वो एक्टिव पैसिव केवल एक ही तरीके से होता है, जिसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ की जाती है, एटीपी की फॉर्म में यूज़ की जाती है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। आज हम उसी के आगे का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। सिंपल डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। देखो, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होते हैं। समझ रहे हैं ना कि डिफ्यूजन के प्रोसेस में होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से ट्रांसफ़र होते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल के लिए हम कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे भाई, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। या तो ये इंक क्या है, मार्कर में टिकती नहीं है, और यदि बोर्ड पे टिक जाती है तो ये हटती नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हमने क्या करा, हमने यहाँ पे 2 टंकी ले ली। क्या ले ली? 2 टंकी ले ली बच्चों। ठीक, और हमने दोनों टंकियों को एक पाइप से जोड़ दिया। क्या करा? एक पाइप से जोड़ दिया। अब हमने क्या करा भैया, दोनों ही टंकियों में क्या भर दिया, बहुत सारा पानी भर दिया, जिसमें से एक टंकी में हमने पानी भर दिया है, जिसे हमने टंकी ए कह दिया है, और एक टंकी में हमने थोड़ा पानी भरा है, जिसे हमने टंकी बी कह दिया है। ठीक है, बी कह दिया है। अब देखिए, देखना क्या है, और हमने पाइप से जोड़ दिया है, मतलब पानी जो है एक टंकी से दूसरी टंकी में ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस दिखाना। अब बताइए आप लोग मुझे कि यदि हम इस कंडीशन में 2 टंकियों को आपस में जोड़ दें तो आपको किस में ज़्यादा जो है वाटर दिखाई दे रहा है? ए टंकी में है ना। तो कहने का मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किस में ज़्यादा होगी? ए टंकी में होगी। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे या जो वाटर होगा वो ए टंकी से किस में जाएगा बच्चों? बी टंकी में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ से होगा? ए टंकी से बी टंकी में होगा। क्यों? क्योंकि ए टंकी में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। और हमने पढ़ा है कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिस वजह से ए टंकी से जो वाटर है कहाँ ट्रांसफ़र होता है? बी टंकी में होता है। और ये जो प्रोसेस है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूज़न। आई बात समझ में? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूज़न। अब देखिए, यहाँ पे हमें किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, हमें क्या पानी को धक्का मारने की ज़रूरत पड़ी कि जा हम पानी तू बी टंकी में चला जाए? ऐसा तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बस एक सिंपल सा पाइप लगा दिया और दोनों टंकियों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और जो ज़्यादा पानी था वो धीरे धीरे किस में ट्रांसफर होने लगा? कम टंकी वाली पानी में। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न का प्रोसेस। एक बात तो हमने इसमें ये जानी। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या होती है सिंपल डिफ्यूज़न में? सिंपल डिफ्यूज़न जो ज़्यादा पाया जाता है, एक तो वो पाया जाता है गैसेस की फॉर्म में, गैसेस स्टेज में, और एक लिक्विड स्टेज में।
एक लिक्विड स्टेज में, ठीक है। लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेज में जो सिंपल डिफ्यूज़न का जो क्या बोल सकते हैं अमाउंट होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम किस में पाया जाएगा, या तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है या गैसेस स्टेट में पाया जाता है। देखिए हमारे अंदर कह लो चाहे प्लांट के अंदर कह लो, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है या जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। कैसे, यदि हम एनिमल की बात करें तो एनिमल के केस में क्या होता है, हम O2 को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। O2 कहाँ जाती है, पहले हमारे लंग्स में जाती है, देन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, फिर देन ब्लड में क्या होती है, CO2 होती है, फिर वो लंग्स में आती है, फिर वो लंग्स से हमारी बॉडी के बाहर एग्जिट हो जाती है, ठीक है। अब O2 लंग्स में आई, लंग्स में कलेक्ट होती रही तो लंग्स में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना O2 मॉलिक्यूल्स की। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से मॉलिक्यूल कहाँ ट्रांसफर करता है, कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर करता है तो O2 तुरंत ही ट्रांसफर हो जाती है कहाँ से, लंग्स से ब्लड की तरफ, ठीक है। अब ब्लड में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे ही लंग्स से O2 के मॉलिक्यूल निकलने लगे धीरे धीरे, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी तो CO2 तुरंत कहाँ ट्रांसफ़र होने लगी, लंग्स में ट्रांसफ़र होने लगी और देन बॉडी के बाहर एग्जिट हो गई। ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ही होता है प्लांट्स के अंदर, बस प्लांट्स में क्या है, वो CO2 लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं, लेकिन प्रोसेस तो यही होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे एनिमल की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें, दोनों ही केस में जो गैसेस एक्सचेंज का जो फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन का जो फंक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर हो चाहे प्लांट्स के अंदर हो, गैसों का जो आदान प्रदान होगा, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होगा, गैसें जो फैलेंगी, ठीक है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही जो है फैलती हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड फॉर्म की, सॉलिड स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, जो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है या डिफ्यूज़न का जो अमाउंट है, डिफ्यूज़न का जो रेट है वो बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा जो पाया जाता है रेट ऑफ डिफ्यूज़न मैक्सिमम फाउंड इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, ठीक है। एक बात ये हो गई, ठीक है। एक बात हम करते हैं कि यदि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के सेल के अंदर क्या है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है तो भैया सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या है कि ईजिली ये मान लीजिए सपोज डैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इसके मॉलिक्यूल लटके हुए, जो इसकी बायोलिपिड लेयर हुई है ये उसी के मॉलिक्यूल लटके हुए हैं। अब देखिए किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, कोई मॉलिक्यूल जाना है, सपोज डैट O2 ही जानी है तो वो ईजिली ही डिफ्यूज़न के प्रोसेस से चली जाएगी, और CO2 को यदि बाहर निकलना है तो ये क्या है, ये भी क्या है, आराम से निकल जाएगी। तो प्लांट्स के अंदर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो गैसों का आदान प्रदान होता है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न अकर बाय डिफ्यूज़न, ठीक है, डिफ्यूज़न, ठीक। अब देखिए जिस भी मतलब हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम टंकी में देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल कितने सारे हैं भैया, कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है। अब जब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, ज़्यादा होगी। डिफ्यूज़न कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू वो हमेशा ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हमेशा ट्रांसफ़र होते हैं हाई डिफ्यूज़न प्रेशर से लो डिफ्यूज़न प्रेशर की तरफ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अभी हाई डिफ्यूज़न प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा, जहाँ पर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब यदि हमने ए टंकी में देखा है कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो कहने का मतलब यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है ना। देखिए डिफ्यूज़न के अंदर ही हम लिख रहे हैं। हमने क्या देखा है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से, हाई डिफ्यूज़न प्रेशर से लो डिफ्यूज़न प्रेशर की तरफ, ठीक है, लो डिफ्यूज़न
प्रेशर की तरफ। तो ये हो गया आपका डिफ्यूज़न का प्रोसेस। डिफ्यूज़न क्या है भैया, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे परफ्यूम का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक रूम में एक साइड पे क्या है परफ्यूम को क्या है छिड़क दिया, तो थोड़ी ही देर में देखेंगे पूरे रूम में क्या है परफ्यूम की महक आने लगती है, पूरे रूम में परफ्यूम की महक आने लगती है। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हैं वो भी डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू पूरे कमरे में फैल जाते हैं। क्योंकि पहले जहाँ हमने परफ्यूम को छिड़का वहाँ पर क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई ना परफ्यूम के मॉलिक्यूल की। और जो बाकी का कमरा बचा हुआ है जहाँ हमने परफ्यूम को नहीं छिड़का था, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे कमरे में एनवायरनमेंट के या एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो अब डिफ्यूज़न के प्रोसेस में क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जो परफ्यूम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तुरंत ही हमारे पूरे कमरे में फैल जाते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस दो मॉलिक्यूल्स के बीच या दो स्टेट के बीच तब तक होगा जब तक कि दोनों का जो क्या कह सकते हैं, प्रेशर कह सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, इक्वल ना हो जाए, ये बात हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस को। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूज़न के प्रोसेस को क्या है, इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें हम घटा बढ़ा दें तो वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस को भी क्या है, घटा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो याद रखना है टेम्परेचर को, ठीक। एक याद रखना है आपको डिफ्यूज़न प्रेशर को, जो हमने अभी पढ़ा है। हालांकि सब मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बता देती हूँ। और एक आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। देखिए आज ही बहुत ज़्यादा ही क्या है जम रही है बोर्ड के ऊपर भाई। देखिए, जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले किसी भी स्टेट के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होने लगते हैं। तो जो यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी कैसा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, अभी बताया ना मैंने कि डिफ्यूज़न का प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाएगा तो जो मॉलिक्यूल हैं वो भी तेज़ गति से क्या है, ट्रांसफ़र होने लगते हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यदि प्रेशर को भी इंक्रीज़ हम करते हैं तो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो भी कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन तो हम पढ़ ही रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी, जैसे कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तुरंत ही क्या है, मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र होने लगते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो बच्चों ये बात हो गई यहाँ पर सिंपल डिफ्यूज़न की। हमने शॉर्ट डिस्टेंस स्टार्ट किया था कि शॉर्ट डिस्टेंस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जिसमें हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी टाइप की एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के लिए। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 तरीके से ये हो सकता है प्लांट के अंदर, एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के द्वारा। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बताते हैं कि सिंपल डिफ्यूज़न तो चलो भैया हमने समझ लिया कि हाँ कैसे होता है। एक बिल्कुल सिंपल तरीके से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न की, कि प्लांट में जो फैसिलिटेड टाइप का डिफ्यूज़न होता है वो कैसे होता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस है तो जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होगा वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। ये बात तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो रहा है तो डैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही क्या है, ट्रांसफ़र होंगे। ठीक, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज़्यादा पाई जाती है, चाहे वो लिक्विड स्टेट की हम बात करें चाहे हम गैसेस स्टेट की बात करें, तो जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, चाहे फैसिलिटेड टाइप का डिफ्यूज़न हो चाहे सिंपल डिफ्यूज़न हो। अब यहाँ पर बात ये आती है, यदि आप सिंपल डिफ्यूज़न की हम बात कर चुके हैं तो हमने वहाँ देखा है कि सिंपल डिफ्यूज़न में जो डिफ्यूज़न हो रहा था या जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा था वो क्या हो रहा था, ईजिली हो रहा था। हमें किसी भी टाइप के फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हैप्पी जो मॉलिक्यूल्स थे वो हाई टू
लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे, ठीक है। लेकिन जो फैसिलेटेड टाइप का डिफ्यूज़न होता है, इसमें जब मॉलिक्यूल्स हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए क्या होता है कि कोई क्लास है और क्लास के अंदर बहुत सारे नालायक बच्चे बैठे होते हैं, नालायक बच्चे बैठे हुए हैं। अब भैया कोई अच्छा सा बच्चा, एक होशियार सा बच्चा आता है और भैया नॉर्मल सी बात है, पूरी क्लास यदि पूरी की पूरी क्लास नालायक बच्चों से भरी पड़ी है और यदि कोई एक ईमानदार सा, कोई प्यारा सा, कोई जिसे कहते हैं स्वीट सा बच्चा यदि क्लास में जाना चाहेगा तो वो डरेगा ना कि भैया मैं कैसे जाऊँ, यहाँ इतने सारे पापी बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं कैसे एंट्री करूँ। तो वही बात है, तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी टीचर को बुला के लेकर आएगा, फिर टीचर आएगा उसको प्यार से लेके जाएगा कि जाके उसे फ्रंट बेंच पर बैठा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि जब प्लांट के अंदर जब फैसिलेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब प्लांट के पार्ट्स में क्या है ट्रांसफ़र होते हैं तो वो खुद नहीं हो पाते हैं, उन्हें किसी ना किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। देखिए, यदि हम फैसिलेटेड डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, यदि हम प्लांट के सेल के अंदर बात कर रहे हैं डिफ्यूज़न की, चाहे सेल टू सेल हो, चाहे इंटरसेलुलर स्पेस हो, चाहे पार्ट टू पार्ट हो, है ना, कहीं भी यदि हम डिफ्यूज़न की या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वहाँ सेल तो प्रेजेंट होगी, सेल प्रेजेंट है तो सेल के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि जो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है, इनसाइड दी सेल किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक रफली सा डायग्राम बना के देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। सपोज दैट ये किसी सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब यदि आपने सेल ऑर्गेनल पढ़ रखे हैं और वहाँ पे यदि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनर लेयर होती है वो बायलिपिड लेयर होती है, ठीक है, बायलिपिड लेयर होती है, यानी कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसकी इनर लेयर पे इस तरीके से अरेंज होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। मैं दोनों ही तरफ बना दूंगी। ये इनर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके इनर साइड पर क्या प्रेजेंट है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनका जो आउटर एरिया होता है, जो इसका मतलब अपर एरिया जो होगा, ये क्या करता है, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उनको तो प्यार करता है, लेकिन जो इसका लोअर पोर्शन है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ऐसे आप लोग समझ कर चलिए कि इसका जो आउटर पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये तो क्या होता है, लिपिड का बना हुआ है, ठीक है, लिपिड का बना हुआ है। तो दैट मीन्स कि ये लिपिड के जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या है ट्रांसफर करते हैं, या कोई भी जो गैसेज में आप लोगों को बता चुकी हूँ डिफ्यूजन के प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इन सबको तो प्यार करता है। लेकिन जब बात आती है H2O मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जब बात आती है H2O मॉलिक्यूल्स की, तो H2O मॉलिक्यूल्स को ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये सेल के अंदर जो है एग्जिट मतलब एंट्री नहीं करने देते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया, सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं तो ये सेल का साइटोप्लाज्म होगा और ये आउटर एनवायरनमेंट हो गया, आउटर एनवायरनमेंट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर समझ कर चलिए, थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, समझ कर चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इससे पहले हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा है तो हमने डिफ्यूजन के प्रोसेस में ये पढ़ा है कि जब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है तो चाहे गैस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे मिनरल का हो रहा हो, चाहे फूड का हो रहा हो, ठीक है, चाहे हमारे क्या है हॉर्मोन्स का हो रहा है, यदि नियरेस्ट पार्ट में होता है, यदि सेल टू सेल होता है,
ठीक है। और यदि इंटरसेलुलर स्पेस में हो रहा है तो इन सब में डिफ्यूज़न के थ्रू यदि ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वो ईजिली हो जाता है। सेल टू सेल में भी होता है तो मिनरल्स का, फूड का, हॉर्मोन्स का, इन सब का जो है ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है। लेकिन यदि हम वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, यदि हम वाटर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं सेल टू सेल, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेल के चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर उसकी जो इनर लेयर है वो बायलिपिड लेयर होती है। तो उसके अंदर के जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल का जो लोअर वाला पार्ट है जिसे हम टेल कहते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाटर से प्यार नहीं करते हैं भैया, ये वाटर को पसंद ही नहीं करते हैं, जिस वजह से ये सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर बिल्कुल एंट्री ही नहीं कर पाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाटर बिल्कुल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाता है। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के एंट्री कर पाते हैं सेल के अंदर। लेकिन यदि हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स को एंट्री कराने की बात करते हैं सेल के अंदर तो वो भैया नहीं हो पाता है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। यही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाई हमने सिंपल डिफ्यूजन में क्या पढ़ा है, सिंपल डिफ्यूजन में हमने यही तो पढ़ा है ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनका प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो ईजिली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो जाता है। यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू केवल कुछ ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। लेकिन हम ज़्यादा अमाउंट की बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट के पार्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लांट के अदर पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जिन्हें हम बोलते हैं पोरिन्स या एक्वापोरिन्स, ठीक है। आई बात समझ, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है जो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, वो H2O मॉलिक्यूल को प्लांट के सेल में एंट्री कराने के लिए होता है। बस सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि जो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है वो किसके लिए होता है, बेसिकली वो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स को प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। क्योंकि भाई बाकी जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, चाहे मिनरल्स के हों, चाहे आपके क्या कहते हैं हार्मोन्स के हों, चाहे फूड के हों, तो वो तो क्या है नॉर्मली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू भी क्या होता है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या वो एक्टिव जो हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में उसके द्वारा भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन यदि हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि प्लांट के पार्ट्स में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसकी इनर लेयर जो है बायलिपिड लेयर होती है, और उसमें जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो टेल वाला पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। दैट मीन्स कि ये H2O से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, ये H2O के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री करने नहीं देता है, जिस वजह से H2O के मॉलिक्यूल को प्लांट के पार्ट्स में एंट्री कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं पोरिन्स या एक्वापोरिन्स, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन कराने के लिए हमें जिस टाइप के मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है वो होते कैसे हैं बच्चों, वो होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फैसिलेटेड डिफ्यूज़न कराने के लिए सेल ऑर्गेनल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं कितने टाइप के बताए मैंने आप लोगों को, 2 टाइप के बताए।
कि ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोरिन्स, एक होते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स, ठीक है। अब देखिए जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो बेसिकली किसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, वाटर को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वा का मतलब होता है बच्चों वाटर, इससे आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं। एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो जो एक्वापोरिन्स होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की। तो ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। आप देखिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ क्या है, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पे, जिन्हें हम पोरिन्स या एक्वापोरिन्स कहते हैं, जो क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को या अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या है प्लांट के पार्ट्स में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अब देखिए मतलब कुछ ना कुछ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाने चाहिए जिसकी सहायता से ये जो पोरिन्स होते हैं या ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कर सके, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को या H2O मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर क्या है ले जा सके। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए होता क्या है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप के चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए डायग्राम को आप लोग देखते चलिए, आप लोगों को यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। मैं एक ही में दोनों चीज समझा दूंगी, अलग अलग डायग्राम नहीं बना रही हूँ। देखिए ठीक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम चैनल्स कहते हैं। एक को हम बोलते हैं चैनल, एक को हम बोलते हैं कैरियर, ठीक है। जो आपको मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे कि एक तरफ से तो ओपन दिखाई दे और दूसरी तरीके से क्या है क्लोज दिखाई दे, और उसे हम कहेंगे कैरियर। और जो दोनों तरफ से ओपन दिखाई दे स्ट्रक्चर उसको हम नाम देंगे चैनल, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल और कैरियर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल और कैरियर जो है प्रेजेंट होते हैं फैसिलिटेटेड टाइप का डिफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो चैनल और जो कैरियर्स होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराने के लिए। तो देखिए होता क्या है बच्चों, जैसे सपोज दैट ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब भैया हमने क्या पढ़ा है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, H2O मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंट्री कराने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो H2O मॉलिक्यूल होते हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमने क्या पढ़ा था, एक्वापोरिन्स, यानी कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे, एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्वापोरिन्स क्या है, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्वापोरिन्स जो है वो इनको किनको H2O मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो डायरेक्ट ही इन चैनल्स के थ्रू कहाँ उन्हें भेज देते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। आई बात समझ में, क्या समझ में आया आप लोगों को, हम लोगों को ये समझ में आया कि जो चैनल्स होते हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स वो क्या करते हैं, उनके उनके अपर पोर्शन पर बहुत सारे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अभी नॉर्मल सी बात है, यहीं पे आके वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए, अब ना तो किसी टाइप के उनको क्या
लिपिड मॉलिक्यूल से उन्हें कनेक्शन करना ही नहीं पड़ा, मिलना ही नहीं पड़ा। तो अभी हमें जब लेना देना ही नहीं है लिपिड मॉलिक्यूल से, तो हम लिपिड मॉलिक्यूल्स के पास जाएंगे क्यों? क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स तो हमसे प्यार करते ही नहीं है, वो तो केवल जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो तो उनको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। हमें तो किससे लेना देना है? हमें तो एक्वापोरिन्स मॉलिक्यूल्स से लेना देना है। तो एक्वापोरिन्स जो होते हैं वो H2O के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद वो सीधे ही इस चैनल्स के थ्रू, इन चैनल्स के थ्रू सेल के साइटोप्लाज्म में उन्हें जाकर भेज देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर किसकी सहायता की ज़रूरत पड़ी भाई? हमें यहाँ पर चैनल्स की सहायता की ज़रूरत पड़ी ना। हम यही तो फैसिलिटी डिफ्यूज़न में पढ़ रहे हैं कि डिफ्यूज़न तो होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन वो सिंपली ना होकर, डायरेक्ट ना होकर किसी ना किसी स्ट्रक्चर के थ्रू होता है या किसी की सहायता के थ्रू होता है। तो यहाँ पर किसकी सहायता से हो रहा है? चैनल्स की सहायता से हो रहा है ना, या एक्वापोरिन्स की सहायता से हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये तो बात हो गई हमारे एक्वापोरिन्स की, ठीक है। देखिए, यदि बात एक्वापोरिन्स की आती है तो सेल के अंदर जितने भी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्वापोरिन्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके जो अबव पर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्वापोरिन्स कहलाते हैं। और एक एक्वापोरिन्स बनने में लगभग 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ कर चलिए कि हमें यदि एक एक्वापोरिन्स का फॉर्मेशन करना है, एक एक्वापोरिन्स का फॉर्मेशन करना है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए हमें 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है।